देश आज़ाद हो गया। इसीलिए सिर्फ भारत के साथ नहीं बल्कि सभी जो मध्यम और छोटे राज्य थे उन्होंने इन महाशक्तियों और सैनिक गठबंधनों में पड़ना गवारा नहीं समझा और उन्होंने उसको परित्याग करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपना भागीदारी देना शुरू किया। तीसरा, भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर थोड़ा अंकुश लगा हो, लेकिन नए कलेवर में पुनः साम्राज्यवाद आ गया और उसे नए कलेवर में जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद उभर कर सामने आ गया और वह है नव उपनिवेशवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद। ये ऐसा है जो कि नया नया रूप में देश में आता रहता है, पूरे दुनिया में और छोटे छोटे राज्यों को निगलने के लिए जो है तैयार रहता है। अतः इन्हीं सबसे बचने के लिए इन छोटे छोटे राज्यों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाना ही बेहतर समझा। अब प्रश्न उठता है कि इस गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या था। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य था राष्ट्रों को महाशक्तियों के शोषण से बचाना, नवोदित देशों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से बचाना, नवोदित देशों को रंगभेद और आदि का विरोध करना, इसके अलावे हथियारों के होड़ का विरोध करना। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से ही विरोध की जा सकती थी। कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन जब बहुत मिल जाए, एक एक लकड़ी मिल जाए तो गट्ठर बन जाती है और फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ यही है। एक दो राष्ट्र को भले ही महाशक्तियां तोड़ दे, लेकिन 120 राज्यों के संगठन को तोड़ना आसान नहीं है। यही कारण है कि दो ध्रुवीय व्यवस्था में एक तीसरी दुनिया के देशों ने जो कमाल दिखाया वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण चीज है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। खास करके महाशक्तियों के ऊपर भले ही यह शक्तिशाली अंकुश न लगा, लेकिन अपने मंच से इनके कुकर्मों का भंडाफोड़ जरूर किया है। हमेशा शक्ति का प्रहार करके अपना विरोध करना सही नहीं है। बात का भी कभी कभी मार जबरदस्त होता है और यही कारण है कि छोटे छोटे मध्यम शक्ति वाले राष्ट्रों की बातों का असर महाशक्तियों पर पड़ा और उनको अपने व्यवहार को मर्यादित करना पड़ा। इतना ही नहीं, विभिन्न शिखर सम्मेलनों के द्वारा वायुमंडलीय या ग्लोबल
वार्मिंग का विरोध, इन महाशक्तियों के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रयास होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, इसका जगह जगह विरोध किया है। इन लोगों ने बताया है कि कोई भी महाशक्ति भले ही अपने आर्थिक विकास की दौर में यह पर्यावरण की शुद्धता को भूल जाए, यह संभव नहीं है। उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं जीते हैं बल्कि और भी देश जीता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक, गतिशील एवं रचनात्मक दृष्टिकोण है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बड़ी शक्तियों की शत्रुता, सैनिक गठबंधनों, गुट की नीतियों एवं किसी प्रकार के युद्ध की संलग्नता से अपने को अलग रखना है। ये इसके नकारात्मक पहलू नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील एवं सकारात्मक दृष्टिकोण है जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, रंग भेद, जाति भेद, बड़ी शक्तियों द्वारा शोषण, विदेशी अधिकार एवं प्रभुत्व आदि के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सकता है। गुटनिरपेक्ष देशों ने ही विश्व जनमत को जागृत कर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर वियतनाम एवं हंगरी पर क्रमशः अमेरिका एवं सोवियत रूस के आक्रमण का विरोध किया था। गुटनिरपेक्षता जैसी अवधारणा का जन्म नए स्वतंत्र राज्यों की सामान्य इच्छाओं के कारण हुआ था। इन राज्यों ने यह समझा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के वातावरण में राज्यों का आर्थिक विकास गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा ही संभव हो सकता है। अब हमें यह देखना होगा कि हमने तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इतनी सारी बातें कर दी, लेकिन अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत क्या है, वो कौन सारे सिद्धांत हैं जिसके आधार पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन संचालित होता है, या गुटनिरपेक्ष देश किन सिद्धांतों के आधार पर अपने व्यवहारों को मर्यादित करते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पंचशील। पंचशील की संधि जो 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाई ओन लाई के बीच यह संपन्न हुआ था। पंचशील का मतलब होता है आचरण के 5 नियम। यही कि ये बौद्ध धर्म से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पंचशील के सिद्धांत को मानने वाले राष्ट्र जो इसके 5 आचरण हैं उसका पालन करेंगे। वे 5 आचरण क्या हैं? सबसे पहले पंचशील के जो सिद्धांत हैं ये गुटनिरपेक्षता के आधारभूत सिद्धांत हैं। इसे सभी गुटनिरपेक्ष देशों ने इसको स्वीकार किया और इसके आधार पर अपने व्यवहार को मर्यादित किया है। पंचशील के वो 5 सिद्धांत हैं। सभी राष्ट्रों की भौगोलिक स्थिरता एवं संप्रभुता का सम्मान करना, यानी कि जो भी राष्ट्र पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वे भौगोलिक स्थिरता और संप्रभुता का सम्मान एक दूसरे का करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, नॉन एग्रेशन, अनाक्रमण, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि एक देश दूसरे देशों के
आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। चौथा है समानता एवं आपसी सहयोग। इसका मतलब ये हुआ है कि इस सिद्धांत के मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे एवं आपसी सहयोग को बनाकर रखेंगे। और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब है कि शांतिपूर्वक अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे, अर्थात शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति और सहयोग के वातावरण में रहेंगे और अपना विकास करेंगे। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 1954 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ सफेद कबूतर को उड़ाकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर इस संधि को किया। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं था कि जिस देश के साथ संधि कर रहे हैं वह उसके भीतर जो है एक कुमानसिकता वाला देश संधि कर रहा है, जो पंचशील रूपी सफेद कबूतर के एक एक पंख कब नोच देगा कोई ठीक नहीं है। और यह तब हुआ जब 1962 में चीनियों ने भारत पर आक्रमण करके एक बहुत बड़े भाग को, भारत के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया और वहीं पर उसने पंचशील के सिद्धांत की हत्या कर दी। यह बात सही है कि जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। चीनियों ने इस उच्च आदर्श की बात उनके दिमाग में नहीं आई। ये चालबाज चीन ड्रैगन आदर्श की बात नहीं समझता। यही कारण है पूरे दुनिया में आज उसकी आलोचना हो रही है। जो भी हो, इसके साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा और भी कुछ सिद्धांत हैं जिसको लोग स्वीकार करते हैं। उसमें है नंबर 1, बिना किसी शर्त के प्रत्येक राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन। यानी कि बिना किसी शर्त के प्रत्येक राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र के स्वनिर्णय के अधिकार होंगे। इसके अलावे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के बावजूद भी पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखेंगे। तीसरा, प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चौथा, किसी देश की भौगोलिक एकता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरोध में शक्ति का प्रयोग अथवा शक्ति के प्रयोग की धमकी का विरोध करेंगे। पांचवा, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छठा, लोगों के मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का सम्मान करेंगे। सातवां, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। कोशिश करेंगे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या या कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए
तो सदस्य राष्ट्र आपस में शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान कर लेंगे। 8वां, विश्व अर्थव्यवस्था खास करके विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करेंगे। और 9वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य बड़ा ही पवित्र है। पूरे दुनिया में अमन शांति कायम रहे, एक दूसरे का संप्रभुता का सम्मान हो, भविष्य में कोई विश्व युद्ध देखने का न मिले, बहुत ही उत्तम आदर्श है। तो गुटनिरपेक्ष देश भी इन विचारों का सम्मान करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। यह जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषता है। अब प्रश्न उठता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वर्तमान समय में, जबकि 1990 के आसपास गुटनिरपेक्ष ये सोवियत रूस विखंडित हो गया, उसके करीब कई राज्य बिखर कर अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, यानी कि द्विध्रुवीय व्यवस्था में विघटित होकर के एक ध्रुवीय बन गई। इसका मतलब है कि पूरे दुनिया का बादशाह अमेरिका हो गया। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो अमेरिका पूरे दुनिया का दादा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आविर्भाव उन परिस्थितियों में हुआ था जबकि पूंजीवादी और साम्यवादी गुट के बीच शीत युद्ध चल रहा था और उसी परिवेश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आविर्भाव हुआ था। तो शीत युद्ध खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व है? निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व और बढ़ गया है, उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आया है जिस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, वह बेताज बादशाह हो गया है। ऐसी स्थिति में उसके कुकर्मों के ऊपर रोक लगाने वाला कोई होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन या उसके सदस्य देश विभिन्न शिखर सम्मेलनों के द्वारा अमेरिका के किए गए कुकृत्यों का खोलकर विरोध करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और इससे इस आंदोलन का महत्व और बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी दुनिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद नए रूप में उभर कर सामने आ गया है। रूप बदल बदल के आ जाता है। साम्राज्यवाद आज नव साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद बन गया है। उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आ गया है। तो उसका विरोध करना कमजोर राष्ट्रों को, तृतीय विश्व के राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को इन पूंजीवादी राष्ट्रों से बचाने के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व में रहना अत्यंत ही आवश्यक है। नहीं तो उसके ऊपर रोक लगाने वाला शायद कोई नहीं है।
इसके अलावे जातिवाद, रंग भेद, आज भी अमेरिका में, अफ्रीका में रंग भेद की समस्या उठ खड़ी होती है। काले गोरे का भेद शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। जाति को लेकर के मतभेद शुरू हो जाती है। तो इन सबों पर रोक लगाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का होना आवश्यक है। इसके अलावे विध्वंसकारी शस्त्रों, या कह सकते हैं शस्त्रों की होड़ जहाँ पर चल रही है विभिन्न देशों के बीच, उस पर रोक लगाने वाला कोई होना चाहिए। कभी कभी तो यूएनओ इस मामले में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वैसी परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष देश ही खुलकर अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं और उन राष्ट्रों की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। यह बात सही है कि इनके पास में वो शक्ति नहीं है जिसको रोक सके, लेकिन एक मंच के द्वारा जो बात बोली जाती है उसका असर होता है। इस प्रकार ये निशस्त्रीकरण का भी काम करता है, शस्त्रों की होड़ को रोकता है, परमाणु जो प्रतिस्पर्धा है उस पर अंकुश लगाता है। आज तो नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है, वह है विषाणु युद्ध। आज पूरे दुनिया में कोरोना कोविड-19 का आतंक फैला हुआ है। यह कहा जाता है कि यह चीन के वुहान शहर से फैला ये व्याधि है। चीन के वुहान के एक लेबोरेटरी में चमगादड़ों से इन विषाणुओं का विकास किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप पूरे दुनिया में ये वायरस फैल गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया करा रही है। 3.5 लाख से अधिक लोग मर गए और करीब 50 लाख लोग पॉजिटिव हैं। यह भी लगता है कि एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। भले ही रसिया के साथ शीत युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन अमेरिका और चाइना के बीच पुनः शीत युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि